चलिए, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए फटाक से हम लोग हमारे आज के इस करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर देखते हैं, सीखते हैं क्या क्या हमारे पास में वैल्यूबल से क्वेश्चन है और इनके वैल्यूबल से आंसर जो है ना वो क्या रहेंगे। पहला सवाल आपके पास में है कि हु वॉन मैन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। आपसे सवाल ये पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के अंदर अभी रिसेंटली जो है ना ये टाइटल किसने जीता है अभी हाल ही में। तो इसको पहले सवाल से ले लेते हैं। चलो, ये बीच में था सवाल, ये पहला सवाल ये इसका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है आपका। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक जो है ना वो अभी लेटेस्ट जो आया है वो आया है 80 नंबर रैंक आया है। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है। ये इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में किस देश का मजबूत पासपोर्ट है, किस देश का स्ट्रांग पासपोर्ट है, उससे रिलेटेड ये रैंक जारी की जाती है। आप कहोगे सर मजबूत का क्या मतलब है, थोड़ा से मारेंगे तो टूटेगा नहीं, कुछ इस टाइप का मजबूत है क्या? नहीं, मजबूत का मतलब यहाँ पे ये है, या स्ट्रांग का मतलब ये है कि आप किसी देश के पासपोर्ट से विदाउट वीज़ा कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। मजबूत का मतलब यहाँ पे ये है। तो आप दुनिया भर में जो है ना हमारे प्यारे भारत के पासपोर्ट से आप कितने देशों में जा सकते हैं? 62 कंट्री के अंदर विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे सही मायने में देखो, वीज़ा के बिना तो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल होता है। ये वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब ये होता है कि वहाँ पहुँचने के बाद में आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा ऑन अराइवल। या कई बार क्या होता है, आपको पहले से ही वीज़ा लेके जाना पड़ता है, वो होता है आपका। जैसे वीज़ा का मतलब एक्चुअली होता है, वीज़ा का मतलब होता है एक आपकी परमिशन होती है। जैसे मान लो अमेरिका का वीज़ा लग गया, मतलब अमेरिका ने आपको अपने देश में आने की एंट्री कर दी, दे दी, परमिशन दे दी, कहने का मतलब यही है आपका, है ना। तो इस मामले में इंडिया का रैंक तो 80 है। इंडिया कैन ट्रेवल 62 कंट्रीज विदाउट वीज़ा। ये रिपोर्ट वैसे क्या है कि साल के अंदर 2 या 3 बार रिलीज कर दी जाती है। अभी लेटेस्ट जनवरी महीने की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो मैं, दुनिया में टॉप कंट्री कौन है? सिंगापुर है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और स्पेन है। इन सब की रैंक एक ही है, एक ही जैसी रैंक है इनकी सबकी। साउथ कोरिया एंड स्वीडन एंड फिनलैंड ये सेकंड पे है, लास्ट में इसमें अफगानिस्तान है। सर ये रैंक किसके बिहाफ पे आती है? तो ये रैंक इज बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हेडक्वार्टर, जिसका है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। उसके थ्रू इस रैंक को पब्लिश किया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो आई विश आपको ये बात याद रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात भी है आपके आगे, ठीक है। राधे राधे जी सभी प्यारे बच्चों को। आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर दूसरा जो हमारे पास में सवाल आता है वो कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो है ना इसका सिंगल टाइटल अभी रिसेंटली किसने जीता था? तो ये जीता है, किसने जीता है? आप भी साथ के साथ में ना अपना आंसर करते रहिएगा, आपको जो ठीक लगे वो साथ के साथ में जो है ना आप आंसर बताते रहिएगा। सही गलत की कोई बात नहीं है, पर आप आंसर बता सकते हैं इसमें। इसका सही आंसर क्या रहेगा? जानिक सिंगर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का, ठीक रहेगा हमारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 है, ये क्या होता है सर? ये होता है टेनिस का टूर्नामेंट होता है। पहली तो बात ये पता भी होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस गेम से रिलेटेड है, ये टेनिस से रिलेटेड है। इसमें मैन और वुमेन इन दोनों के खिताब, और एक के साथ में डबल्स वाला भी, ये दोनों तीनों थोड़े पता होने चाहिए इसके बारे में। जैसे मैन सिंगल का खिताब जो है ना वो किसने जीता है? इटली के हैं जिनका नाम है आपका जैनिक सिनेर, इन्होंने जीता है। हराया किसको है? डेनियल मेदेवेदेव को, जो कि रशिया से है। वुमेन सिंगल का जीता है आर्याना ने, जो कि बेलारूस की है। हराया है किसको? जिंग को, जो कि है चाइना की। तो ये दो। और मेंस डबल की बात करते हैं, रोहन बोपन्ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। के साथ में इनके मैथ्यू एबेडन भी थे, लेकिन रोहन बोपन्ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये अपने प्यारे भारत से है, तो करके सवाल जो है ना वो पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं और अगली बात पे हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल आता है वो क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है? अब थोड़ा इसको ना समझना है हम लोगों को कि अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है। उद्घाटन तो किया है चलो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पर क्यों किया है उसकी वजह बताते हैं। देखो ऐसा है डियर कि आप ना अगर देखने की कोशिश करो, ये हमारे भारत का पेंसुलर इंडिया वाला मैप हो गया, ठीक है ना। ये इस तरीके से मैप बनाते हैं हम लोग, ये हमारे भारत के अंदर पेंसुलर इंडिया
ये मान लेते हैं कि ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया हमारे भारत का। इस वाली जगह पे, ठीक है ना, इस वाली जगह पे जो है ना आपका, मान लेते हैं ये वाली जगह जो है ना आपकी मुंबई की है। ये मुंबई हो गया आपका, ये मुंबई हो गया। अच्छा, मुंबई जो है ना आपको पता है इधर तो सागर आ गया, कौन सा सागर आ गया, अरब सागर आ गया, ठीक है ना, ये अरब सागर हो गया आपका। अब मुंबई कभी इधर तो आ नहीं सकता, मतलब इधर तो कभी बढ़ नहीं सकता, ठीक है ना, पर ये इस तरीके से जो है ना ऐसे ऐसे फैला हुआ है, और कभी फैलेगा भी तो, हालांकि मैंने ज़्यादा नीचे बना दिया पर तुम समझने के लिए समझ लो, ये फैलेगा तो कभी भी ना एक्सटेंड होएगा भी तो ऐसे ही एक्सटेंड होता है, ये उधर ही एक्सटेंड हो सकता है, तो इधर तो एक्सटेंड होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसका, ठीक है ना। अच्छा सर, अब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी उधर तो चलो नहीं है, आपकी बात समझ गए। अब मान लेते हैं कि कोई बंदा है, कोई कोई पर्सन है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक बंदा रहता है, उसकी जॉब अगर यहाँ पे है तो उसको जाने के लिए तरीका क्या होगा, वो जाने के लिए वो हमेशा यही रूट अपनाता है, क्योंकि अगर वो सीधा ऐसे जाएगा ना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा आपका। तो इतना ट्रैफिक होगा आपका यहाँ पे, तो क्या रहेगा आपका यहाँ पे, इतना ट्रैफिक होगा ऐसे, और इस तरीके से जो है ना आपका ये है, ये इस तरीके से, तो ये सॉल्यूशन क्या हो इसका, मतलब घंटे लग जाते हैं, यूँ समझ के चलो कि 20 मिनट की दूरी के लिए भी 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है आपका यहाँ पे। तो उसका क्या इलाज हो सर, इसका इलाज ही निकाला है अभी, यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया, इस जगह पे जो है ना अटल सेतु बना दिया, 21.8 किलोमीटर लंबा, इसको डायरेक्ट जोड़ने के लिए समुद्र पे ये ब्रिज बना दिया, ताकि किसी को अगर ऐसे जाना पड़े, टाइम बहुत लग जाता है इस पॉइंट में, इसलिए सीधा यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई। ये 15.8 किलोमीटर तो समुद्र सी ब्रिज ही है, बाकी उतार चढ़ाव करके है टोटल जमीन का करके, तो 21.8 किलोमीटर लंबा ये सी ब्रिज है। इस पे 18,500 करोड़ के आसपास, लगभग 20,000 हो जाएगा, इसमें कुछ और भी है, मतलब इतना कर्जा हमने लिया है, जापान से लिया है। आप कहोगे सर इतना ज़्यादा हमने कर्जा ले लिया इस ब्रिज को बनाने के लिए जापान से, तो हम कर्जा भरेंगे कैसे, इसके ऊपर टोल टैक्स लगेगा, वो भी अपने आप में विवाद ही था, क्योंकि कारों का और का इस 20-21 किलोमीटर के लिए भी 400-500 रुपए के टोल टैक्स जो है ना देने पड़ेंगे। 6 लेन का है, ये बहुत अच्छा खासा है, 6 लेन का है, ट्रांस हार्बर ब्रिज है, ये 21.8 किलोमीटर है, कनेक्ट करेगा ये मुंबई टू नवी मुंबई को आपस में, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, जिसका नाम एक तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, या कह दो इसको अटल सेतु भी कहोगे आप कहोगे सर इतना थोड़ी सी दूरी के लिए ही 500 रुपये। अब देखो यहाँ रुपए की वैल्यू नहीं है, यहाँ टाइम की वैल्यू है, 2 घंटे इतना घूम के जाना पड़े, इससे अच्छा है कि इसको 20 मिनट में ही तय कर लिया जाए। तो समय ज़्यादा वैल्यूबल है जिनके लिए, वो इसके ऊपर जा सकता है। हाँ, इसके ऊपर साइकिल अलाउ नहीं है, रिक्शा अलाउ नहीं है, बैलगाड़ी अलाउ नहीं है, मतलब ये व्हीकल अलाउ नहीं है इसके अंदर, बाइक अलाउड नहीं है इसके ऊपर, इसके अंदर कार अलाउड है आपके, ठीक है ना, बस ये इसी के लिए ही तैयार किया गया है ये आपका ये, ठीक है ना। तो चलो सर जी, तो इसको आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। चलो गुरु जी आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा क्लास के अंदर प्रॉपर ध्यान दो, ठीक है ना, जो भी बात कमेंट्स वगैरह है वो हम क्लास के लास्ट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं पढ़ाने में बिजी हूँ, तो प्रॉपर आप भी पढ़ने में ही बिजी रहो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है वो क्या रहेगा कि कौन सा देश 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा, विच कंट्री विल होस्ट 16th ब्रिक्स समिट 2024। 16वां ब्रिक्स समिट जो है ना वो कौन सा देश इस बार आयोजित कर रहा है, मतलब किस देश में हो रहा है ये, तो ये इस बार हो रहा है रशिया के अंदर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का परफेक्ट मैच करेगा। रिसेंटली अभी 5 ऐसे नेशन हैं जिन्होंने ना ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, 5 नेशन ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। वैसे ब्रिक्स का खुद का फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। हालांकि इसमें 6 ज्वाइन करने थे, अर्जेंटीना नहीं कर रहा, वो हट गया। 5 ज्वाइन कर रहे हैं। 5 ज्वाइन किसने कर लिया, एक ईरान ने किया, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, इजिप्ट ने और इथोपिया ने। ये 5 देशों ने जो है ना वो ज्वाइन कर लिया है, ये बात को याद रखना है। मतलब अब से पहले 5 थे और 5 ने और ज्वाइन कर लिया। किसने कर लिया सर, ईरान ने कर लिया, सऊदी अरेबिया ने कर लिया, यूएई ने कर लिया, इजिप्ट ने कर लिया, इथोपिया ने कर लिया। सर एक बात बताओ, ब्रिक्स कब बना था, ब्रिक्स बना था भाई साल 2009 में बना था। सर ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई के अंदर है। सर आज अगर हमसे पूछे कि टोटल ब्रिक्स में कितने देश है, तो तुम्हारा जवाब रहेगा आज ब्रिक्स में टोटल 10 देश है। सर 10 कौन कौन से हैं, अभी तो बताए थे, यही है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना तो हो ही गए, और 5 और ऐड हो गए अब नए, तो ईरान और सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। मतलब सवाल हो सकते हैं कि रिसेंट इनमें से कौन सा ऐड हुआ है ब्रिक्स के अंदर, तो आप बता सकते हो कि इनमें से ये वाले देश रिसेंट ऐड हुए हैं। एक ना इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी सेटअप किया था, इनका ही बैंक है एनडीबी बैंक, जिसके करके नाम से जाना जाता है वो आमतौर पे। चलो खैर, इसके बाद में अगला जो सवाल हमारे पास में आता है वो कौन सा है, कौन सा राज्य विश्व की
पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? ब्लैक टाइगर सफारी जो ना स्थापित करेगा, तो ये ब्लैक टाइगर सफारी कौन सा राज्य कर सकता है? वेस्ट बंगाल करने वाला है, या ये उड़ीसा करेगा, गुजरात करेगा, या ये हिमाचल प्रदेश करेगा? तो ब्लैक टाइगर सफारी जो है ना ये आयोजित करने वाला है उड़ीसा राज्य, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का ठीक रहेगा। नियर सिंपली पाल टाइगर रिजर्व, भाई रात के अंधेरे के अंदर आप जो है ना अक्सर दिख जाते हैं आपको ये शेर चीते, लोग देखने जाते हैं, ये इसी को देखने तो जाते हैं एक्चुअली। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है, और उड़ीसा के अंदर जो है ना इसको उन्होंने अनाउंस किया है कि ब्लैक टाइगर सफारी है वो यहाँ पे स्थापित करेंगे ये उड़ीसा के अंदर ही। सिंपल सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अगला सवाल, अच्छा एक ना उड़ीसा से एक सवाल बन सकता है आपके पेपर में, वो क्या सवाल बनेगा पता है? एक ना पट्टचित्र होता है आपका, पट्टचित्र, ठीक है ना, पट्टचित्र टाइप की एक आर्ट होती है आपकी, पट्टचित्र, ये पट्टचित्र टाइप की आर्ट होती है ये, और ये आर्ट जो है ना भारत के अंदर टेम्पल से रिलेटेड ज़्यादातर है। जैसे उड़ीसा के अंदर एक भगवान जगन्नाथ का टेम्पल है, ठीक है ना, यहाँ पे एक भगवान जगन्नाथ, ठीक है ना, भगवान जगन्नाथ का टेम्पल है, वो टेम्पल इस पट्टचित्र आर्ट पे ही बना है। हालांकि अकेला उड़ीसा नहीं है ये, इसमें ये वेस्ट बंगाल के टेम्पल है ना वो भी इस पट्टचित्र आर्ट से ही तैयार किए गए हैं। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों के ही टेम्पल लगभग तैयार किए गए, एक टेम्पल आर्ट है। पर भगवान जगन्नाथ का टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है एक्चुअली, इंडिया लेवल पर बात करो बल्कि दुनिया भर में भी काफ़ी जगह है उसकी वैल्यू आती है। तो वो पट्टचित्र आर्ट के ऊपर टेम्पल तैयार किया गया, कहीं ये सवाल आपके आगे आए तो आप इसको देख सकते हैं। वाओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव, बहुत ज़रूरी है। भारत रत्न से बात आती है। देखो जी, बात ऐसा है कि हमारे भारत के अंदर दिए जाने वाला सबसे ऊपर का सम्मान, टॉप एन अवार्ड अगर आप मुझसे पूछो ना तो वो कौन सा? वो भारत रत्न है। सबसे ऊपर का अवार्ड कोई दिया जाता है भारत में तो भारत रत्न दिया जाता है। अच्छा, भारत रत्न एक नंबर का है, 2 नंबर पे पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, और फिर पद्म श्री आता है। टोटल 4 अवार्ड होते हैं, ये आपके सीक्वेंस में है। अच्छा, भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को अब तक दिया जाता था, लेकिन इस बार के इतिहास में कुछ बदलाव हुआ। इस बार के इतिहास में क्या बदलाव हुआ? इस बार के इतिहास में ये बदलाव हुआ कि भारत रत्न जो है ना 5 लोगों को दिया जा रहा है, 5 लोगों को, जिनमें से इस क्वेश्चन में तो 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर है, लेकिन टोटल 5 है। 5 के नाम मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो आपको याद रखना है बिहार के एक्स सीएम है जिनका नाम कर्पूरी ठाकुर, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी जो भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक भारत के अंदर जो है ना चौधरी चरण सिंह जी जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री, महज 5.5 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, और जब वो प्रधानमंत्री रहे तो उस दौरान वो पार्लियामेंट में भी नहीं जा पाए थे। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के बाद में एक पर्सन है जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, जो कि गरीबों के मसीहा कहलाए और भारत में 9वें प्रधानमंत्री रहे। एक्स सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, चौधरी चरण सिंह जी एक्स सीएम यूपी के रह चुके थे सीएम वो। और एक है एमएस स्वामीनाथन, जिनको भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। इनकी तो पिछले ही साल 28 सितंबर 2023 को डेथ भी हुई थी, तो मतलब आसपास ही उनकी डेथ देखने को कहीं मिली थी। तो वो पॉइंट भी तो वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा याद करना हो सकता है यहाँ पे। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से याद रख लेनी है। तो टोटल 5 लोग हैं जिनको इस बार के लिए भारत रत्न के लिए जो है ना वो सम्मानित किया जा रहा है। पहले पर्सन कौन है? पहले पर्सन है लाल कृष्ण आडवाणी, एक है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, ध्यान रखना। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, और किसका नाम आपको याद रखना है? और आपको नाम याद रखना है चौधरी चरण सिंह का, एमएस स्वामीनाथन का, और चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, और कौन पर्सन है आपके? और पर्सन है आपके यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव। टोटल 5 लोग हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है याद करना। भारत रत्न इंडिया का सबसे ऊपर अवार्ड है, 1954 में दिया जाना स्टार्ट किया था। सबसे पहली बार किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राजनेता। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। गैर शिक्षाविद राजनीतिक थे ये, मतलब गैर शिक्षाविद या गैर राजनीतिज्ञ थे, शिक्षा से संबंधित था इनका, ये राजनीति से संबंधित नहीं थे। भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति आपसे पूछ लिया जाए जिनका शिक्षा से संबंध था, राजनीति से संबंध नहीं था, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका राजनीति से संबंध नहीं था फिर भी वो राष्ट्रपति बने। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एक आगे आके आए हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि आपके भारत में मिसाइल मैन कहलाए हैं अपने आप में, या साइंटिस्ट थे कह सकते हो वो, ठीक है।
अच्छा सर, इसके बाद में तीसरे पर्सन है सीवी रमन। 28 फरवरी को इन्हीं की वजह से इंडिया के अंदर नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, भारत में अब तक टोटल कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो भारत में अब तक टोटल 48 पर्सन को भारत रत्न दिया जा चुका है, 48 लोगों को। इन 48 में से पहले 3 तो ये हो गए, जो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, 1954 में मिला। अब तक लेटेस्ट और किनको मिला था? 2019 में मिला, 3 उनके भी नाम याद करना। एक है प्रणब मुखर्जी, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक असमिया संगीत कलाकार भूपेन हजारिका, और एक जो है ना, उनका नाम था नानाजी देशमुख, ठीक है ना, नानाजी देशमुख, जो कि राजनेता थे। 48 को मिल गया। इन पांचों के नाम नॉमिनेट हो चुके हैं, इनको मिलने वाला है, मतलब मिलेगा अभी, मरणोपरांत मिलेगा। इन पांचों में से एक ही जीवित है, केवल लाल कृष्ण आडवाणी, बाकी कोई जीवित नहीं है इनके अंदर, ठीक है। पोस्टुमसली कहा जाता है। अच्छा सर, एक बात बताओ, क्या भारत रत्न भारतीयों के अलावा विदेशियों को भी दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है। वो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी राजनेता, और नेल्सन मंडेला जो है ना अफ्रीका के गांधी कहलाए, अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी कहलाए। तो ये भारत रत्न विदेशियों को भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, जैसे मैंने नाम बताया अभी आपके आगे। तो होप आपको ये बात पूरी समझ में आई, इंपॉर्टेंट तो है ही है। नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पे कि पी एल आई ये विच इज द फर्स्ट इंडियन ईवी कंपनी टू गेट पी एल आई नोड। इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। देखो क्या है, एक स्कीम है पीएलआई, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। ये स्कीम क्या है? भारत के अंदर ही आप साधन बनाओ और भारत में बेचो, जिससे भारत आत्मनिर्भर हो, विदेशों से सामान कम मंगवाओ। अब कॉमन सेंस की बात है, आप बाहर से ज़्यादा मंगाओगे तो फायदा लोगों को होगा ना उनका, तो भारत में ही बनाओ, भारत में ही बेचो। यही आपकी पीएलआई स्कीम है, जिसको कहा करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव कहा करते हैं, इंसेंटिव सॉरी, और इंट्रोड्यूस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रेलिएंट इंडिया इनिशिएटिव है ये आपका। इसको स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2021 को। इसका एम क्या है? इसका एम यही है, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रिड्यूस इम्पोर्ट। भैया भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना, उसको बूस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो सके, और जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो सकेगी ना, उतना ही ज़्यादा हम लोग दूसरे देशों पे निर्भर कम होंगे। तो ये एक अपने आप में हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। एक छोटी सी बात और है समझने की यहाँ पे। आप मुझसे ये पूछो कि सर एक बात बताओ, आप ना अगर आज गाड़ी लाने के लिए कहा जाए कि आप बताओ कौन सा गाड़ी लेके आओगे, आज आप इलेक्ट्रिक कार लेके आओगे कि आज आप मैकेनिकल कार लेके आओगे, आई मीन पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी लेके आओगे? तो मैं तपाक से जवाब दूंगा कि मैं पेट्रोल डीजल से चलने वाली ही गाड़ी लेके आऊँगा। सर वजह क्या है? आप इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं लेके आ रहे? आप एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है क्या? नहीं, मैं देखो एनवायरमेंट फ्रेंडली हूँ, लेकिन उसके अपने एक लूप होल्स बहुत हैं। अब उसमें लूप होल क्या है सर? उसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं कि एग्जांपल से मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाना है, जिस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मोटे तौर पे मान लेते हैं कि 800 किलोमीटर्स है, मान लेते हैं 800 किलोमीटर है, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। अब इतना ज़्यादा डिस्टेंस है उन दोनों पॉइंट के बीच में, तो मैं अगर रेगुलरली एक कॉन्टिन्यूस ट्रिप निकालना चाहूँ वाया माई इलेक्ट्रिक कार, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल टर्म्स। सर वाई नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल टर्म्स? क्योंकि वो डिस्चार्ज तो होगा ना, जस्ट लाइक मेरी अगर गाड़ी का टैंक है, वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, वो भी तो एम्पिटी होने वाला है, वो भी तो रिड्यूस फ्यूल होगा। तो यहाँ पे भी तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम आने वाला है ना। हाँ, बात तो ठीक है सर आपकी। तो पर गाड़ी में अगर पेट्रोल डीजल कम होता है तो मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जगह जगह पे मुझे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, डीजल पंप मिल जाएंगे, मैं आसानी से वहाँ पे रिफ्यूल करवा लूँगा, कोई इशू नहीं है, रिफिलिंग हो जाएगा वो। लेकिन इलेक्ट्रिक कार चार्ज कहाँ करूँगा? सर पेट्रोल पंप पे चार्जिंग होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई चार्ज नहीं लगाने देगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। अच्छा चलो लगाने नहीं देगा तो मुझे वहाँ पे फास्ट चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा, ऐसे जगह जगह पे कोई चार्जिंग स्टेशन है नहीं। तो मतलब अगर मुझे सिटी सिटी में ट्रैवल करना है तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है, मतलब मेरी इलेक्ट्रिक कार वहाँ पे ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होगी, तब वैल्यूबल होगी जैसे नॉर्वे जैसा कंसेप्ट लग जाएगा। नॉर्वे में क्या कंसेप्ट है सर? नॉर्वे में कंसेप्ट ये है कि जैसे जगह जगह पे पेट्रोल पंप है ना, वैसे जगह जगह पे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन भी है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? नहीं, हाँ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, वहाँ पे ओके रिपोर्ट है। अच्छा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके रिपोर्ट है, सही है, तो वैसा इंडिया में तो नहीं है। सर किसी नेशनल हाईवे पे नहीं है क्या इंडिया में? नहीं, एक पे है, नेशनल हाईवे नंबर 44, तो बहुत लंबा है वैसे इंडिया में, लेकिन इसमें ना चंडीगढ़ से दिल्ली वाले पार्ट में 19 चार्जिंग स्टेशन है।
जब दिल्ली से चंडीगढ़ आते हैं तब 10 आते हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तब 9 आते हैं। तो ये यहाँ बस उतने ही है। करनाल हरियाणा में वहाँ सेटअप किया गया था एक। ऐसे ओवरऑल हरियाणा में 4 जनवरी 2021 को सेटअप किया गया था पंचकुला के अंदर। ओवरऑल इंडिया में सबसे पहले मुंबई में सेटअप किया गया ये। अच्छा सर, चलो ये तो बात ठीक है, हम समझ गए यहाँ पे। पर बात ये आती है कि तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे जगह जगह पे, तो हम गाड़ी नहीं लेने, वहाँ तो बस सही बात है ना, तो कहाँ पे ले पाएंगे? हमारे लिए जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन होंगे तो। दूसरी एक समस्या, चलो मान लिया सर चार्जिंग स्टेशन लगा दिए, जगह जगह लगा दिए, एक और प्रॉब्लम भी आएगी। क्या प्रॉब्लम है सर? एक और प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी चार्ज होने में कितना टाइम लगता है सर? भाई मोटे तौर पे लगता है, अगर आप नॉर्मल चार्जिंग करते हो तो 8-10 घंटे लग जाते हैं। फास्ट चार्जिंग करते हो तो 1 घंटा 45 मिनट, मोटे तौर पे 2 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। 2 घंटे का सब्र किसे है सर? हमें तो 2 मिनट का सब्र नहीं होता जब पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, तब हमारे अंदर तो बहुत बेसब्री आ जाती है। तो हम 2 मिनट का सब्र नहीं कर पाते हैं, तो ये 2 घंटे का सब्र तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ जाए तो वो तो एक अपने आप में फिर चैलेंज है। इसी के चलते हुए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के अंदर इंडिया में पहली बार बैटरी स्वैपिंग टेक्निक लेके आए। नाउ व्हाट इज बैटरी स्वैपिंग टेक्निक सर? बैटरी स्वैपिंग का मतलब ये होता है भाई, आप अपनी गाड़ी की डिस्चार्ज बैटरी को वहाँ रखिएगा, वहाँ से फुली चार्ज बैटरी को अपनी गाड़ी में प्लग इन करिएगा और चलिएगा, बात खत्म। हाँ, ये इजी है, बहुत इजी है। मतलब ठीक है, गाड़ी इतना ही तो, इतने में कौन सा टाइम लगना है? इतना तो टाइम पेट्रोल डीजल भरने में लगता है, उतना टाइम यहाँ पे लगना है, ओके। लेकिन यहाँ पे भी चैलेंज है। सोच के देखो, अगर बैटरी स्वैपिंग प्रैक्टिकली, अगर ये मॉडल रूप में था सिर्फ, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप से अगर एग्जीक्यूट होने लग जाए तो सोच के देखो कितनी बैटरी आपको चाहिएगी इसके लिए। बल्क में बैटरी चाहिए, बल्क में आपके पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ये। और दूसरी बात, हम ठहरे भारत के लोग, हम तो भारत के बहुत वहमी लोग भी हैं। मेरी बैटरी नई थी, इसकी बैटरी पुरानी थी, ऐसे कैसे एक्सचेंज करने दें? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधनों को बहुत इज्जत से रखते हैं, बहुत प्यार से, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो बार बार ये चाबी पाना लगाना, ओपन क्लोज करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है अपने साधन के साथ में। तो बहुत ऐसे मेरे जैसे भी हैं जो बहुत ही उसको मतलब तबीयत से रखते हैं अपने साधन को। प्रॉब्लम ये भी आएगी कि अपनी तबीयत से रखने वाले साधनों को बार बार ये बैटरी चेंज करना ना, हमें नहीं पसंद ये। तो इसी के लिए हमने जापान के साथ में समझौता किया 5 ट्रिलियन येन का। येन क्या है सर? जापान की करेंसी को येन कहते हैं, ध्यान रखना। तो 5 ट्रिलियन येन का हमने उनके साथ समझौता किया इन फ्यूचर के लिए, बल्क में बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वगैरह वगैरह, इन सभी के लिए। वो आने वाले 2-3 सालों का प्रोजेक्ट है। फूमियो किस्दा जापान के प्रधानमंत्री है, तो उनके साथ में एक टोटल टाई अप हुआ है अभी हाल ही में। सर इंडिया में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है क्या? अभी है ना। कहाँ पे है? गुरुग्राम के सेक्टर 88 में है। कितने हैं सर? 1000 गाड़ी पर डे चार्ज हो सकती है वहाँ पे। 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब 100 चार्जिंग स्टेशन है और 1000 कार सब चार्ज हो सकती है। इंडिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फिलहाल के लिए तो है गुरुग्राम के अंदर। सर एक बात बताओ, थोड़े दिन पहले ना एक टाइप की कार कंसेप्ट चली थी आपकी, और वो कार कंसेप्ट चला था क्या? वो कार कंसेप्ट चला था आपका यहाँ पे किस टाइप का? वो कार कंसेप्ट चला था इंडिया के अंदर ना, एक इलेक्ट्रिक कार भी हो, और इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ जो है ना हम गैस भी डाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस वाली। एक शायद हमने सर नाम सुना था उसका, और वो कार थी टोयोटा की कार थी, टोयोटा की मिराई करके उस गाड़ी का नाम था, टोयोटा मिराई गाड़ी का नाम था। तो सर वो गाड़ी ठीक नहीं है टोयोटा, मतलब उसके अंदर मतलब इसको ना इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल कार बोलते हैं। टोयोटा लेके आई थी, नितिन गडकरी साहब चढ़ के भी आए थे उसके अंदर। और ऐसी ना टोयोटा की गाड़ी और भी है, टोयोटा हाई राइडर है आई थिंक मेरे हिसाब से भी। जब गाड़ी चलेगी, स्पीड पे चलेगी, तब तो इंजन पे काम करने लग जाएगी, और गाड़ी जब धीरे होएगी तो बैटरी पे स्विफ्ट हो जाएगी। हाँ, ये कार अच्छी है, हाइब्रिड कार बोला करते हैं इनको, मतलब बैटरी भी और ये दोनों ही हो। हाइब्रिड कार की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और प्रैक्टिकली उतनी ज़्यादा अभी आई नहीं है, 1-2 कार ही आई हैं। वो देखो आगे क्या रहता है। हालांकि वो मेरा ही कार बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसमें ना हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, हाइड्रोजन गैस से वो गाड़ी चल रही थी वो। तो ये फ्यूचर के कंसेप्ट है, कहने का मतलब है। होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं साथ के साथ कि हाँ ठीक है सर समझ रहे हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन ये भी। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी की है? इसको भी समझते हैं हम लोग। आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम ये इंडिया में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू दिखाता है। इसकी क्या वैल्यू है सर? आइए पहले इसको पूरा समझा देते हैं, यहाँ पे समझाते हैं इसको हम। हाँ ठीक है, देखो जी ऐसा है कि 2018 में
इसको राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, राज्यवर्धन 2018 में राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने, ये कहाँ से खुद, ये है जयपुर से हैं, ठीक है ना, और उस टाइम के भारत के ये खेल मंत्री थे, ठीक है ना, खेल मंत्री थे उस टाइम के ये। लेकिन वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, मतलब नाव खेल मंत्री कौन है, उनका नाम है अनुराग ठाकुर, ठीक है ना, अनुराग ठाकुर अभी फिलहाल खेल मंत्री है। इन्होंने 2018 में जो है ना एक गेम स्टार्ट किए, और उन गेम का नाम क्या था, उन गेम का नाम था स्कूल गेम्स। स्कूल गेम स्टार्ट किए इन्होंने 2018 के अंदर, राइट। 2018 में इन्होंने स्कूल गेम स्टार्ट कर दिया आपका यहाँ पे। अच्छा, अब 2018 में स्कूल गेम तो स्टार्ट किए इन्होंने आपके, लेकिन इसमें 2018 के गेम हुए कहाँ पे थे, 2018 में गेम जो है ना ये हुए थे आपके दिल्ली के अंदर, गेम हुए थे दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में गेम हुए थे, इसमें टॉप फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया, सेकंड पे कौन आया, और चलो थर्ड भी कर ही लेते हैं, मेन तो फर्स्ट सेकंड है आपके लिए जरूरी यहाँ पे। पहले नंबर पे इसमें आया है हरियाणा राज्य, सेकंड नंबर पे आया है इसमें महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे इसमें आया है दिल्ली आया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगली बात आती है 2019 की। 2019 में जो है ना इन गेम का नाम बदल दिया गया, ठीक है ना, गेम्स का नाम बदल दिया गया, नाम बदल दिया, गेम्स का नाम बदल दिया। और इनका गेम का नाम बदल के क्या कर दिया गया, इन गेम का नाम बदल के कर दिया गया जी खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये इनका नाम बदल दिया गया। अब ये सारे सवाल जरूरी है, जब स्टार्ट हुए थे तब तो ये स्टार्ट हुए थे किस नाम से, स्कूल गेम से, लेकिन बाद में नाम कब बदला, 2019 में क्या नाम किया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम इनका नाम कर दिया गया। अब 2019 में ये गेम कहाँ पे होते हैं, तो 2019 के अंदर जो है ना, 2019 में ये गेम होते हैं जी पुणे के अंदर। पुणे कहाँ पड़ता है सर, पुणे पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे भी महाराष्ट्र आता है, सेकंड पोजीशन पे हरियाणा आता है, थर्ड में इसमें भी दिल्ली ही रह जाता है। 2020 के गेम होते हैं फिर आपके ये, 2020 में ये गेम कहाँ होते हैं, 2020 में ये गेम होते हैं गुवाहाटी के अंदर होते हैं। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है सर, गुवाहाटी पड़ता है असम में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है सर, ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है सर। ये में पहले फर्स्ट कौन आया था, महाराष्ट्र, सेकंड पे कौन आया सर, हरियाणा, थर्ड पे कौन आया, दिल्ली पे, मतलब सेम टू सेम ही रैंक आ गया इस बार भी। फिर 2021 में कोविड के कारण कहीं नहीं हुए थे, ठीक है ना, कोविड 19 के कारण कहीं नहीं हुए, ठीक है ना, कहीं नहीं हुए, या ऐसा समझ लो कारण नहीं हुए, ये साल जो है ना आपका यहाँ पे वो खाली चला गया। अच्छा, ये साल खाली चला गया, ठीक है हमारा, लेकिन हम लोगों ने जो है ना 2000 फिर इसी के यही गेम जो है ना आपके फिर 2022 में हुए, मतलब नाम तो इनका 21 का था, लेकिन ये गेम फिर होते हैं 2022 में होते हैं। तो 2022 में जो गेम है ना आपके ये होते हैं अब कहाँ पे, ये अब गेम होते हैं हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पे होते हैं सर, हरियाणा के अंदर ये होते हैं पंचकुला के अंदर, ठीक है ना, पंचकुला में। हालांकि अकेले पंचकुला में नहीं हुए, पंचकुला में, शाहबाद में, चंडीगढ़ में, दिल्ली के अंदर शाहबाद कुरुक्षेत्र का हो गया, अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, इन 4-5 जगहों पे हुए थे, मेन पंचकुला था। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे हरियाणा आया, सेकंड पोजीशन पे इस पे महाराष्ट्र आया, थर्ड में इसमें भी दिल्ली रहा, दिल्ली 3 बार में तीसरे नंबर पे रहा था। फिर ये 2022 के बाद 2023 के गेम होते हैं, ठीक है ना, 2023 के। और 2023 के गेम जो है ना ये कहाँ पे होते हैं, अब ये गेम होते हैं भोपाल के अंदर होते हैं, भोपाल ना। भोपाल क्या है सर, भोपाल एमपी का कैपिटल है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है आपका महाराष्ट्र रहा है, सेकंड पे इसमें फिर हरियाणा आ गया है, और थर्ड नंबर पे इसके अंदर एमपी ही रहा, यानी कि मध्य प्रदेश रहा। नहीं, इसमें तीसरे नंबर पे, माफ करना, इसमें दिल्ली नहीं था तीसरे पे, इस पे तीसरे पे कर्नाटक था, ठीक है। और हाँ, 23 में हो गया, एमपी हो गया यहाँ पे तीसरे पे, ठीक है। उसके बाद में 24 की बारी आती है, 24 मतलब इस साल वाले हुए हैं ये, ठीक है, इस साल वाले 2024 वाले। इस बार वाले कहाँ पे हुए, इस बार वाले हुए हैं ये तमिलनाडु के अंदर। सर तमिलनाडु में भी कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर हुए हैं ये, चेन्नई के अंदर। हालांकि चेन्नई, कोयम्बटूर ऐसे करके 2-4-5 जगह और भी है, मेन चेन्नई में हुए। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा सर, महाराष्ट्र रहा। सेकंड पे कौन रहा सर, सेकंड पे इसमें तमिलनाडु रहा भैया। और थर्ड नंबर पे इस बार आ गया हरियाणा। इतिहास बदल गया इस बार तो, ठीक है ना, थर्ड नंबर पे हरियाणा आ गया इसके अंदर। हालांकि मेडल तो ज़्यादा तमिलनाडु से हरियाणा के, लेकिन गोल्ड मेडल तमिलनाडु के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अब तक के टोटल गेम रहे। नंबरिंग की बात करें तो सर पहली बार
पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, चौथा इवेंट, ठीक है ना, मतलब चौथा यही कहोगे 2022 वाला, और ये पांचवा इवेंट, और इस बार था छठवां इवेंट, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के अब तक टोटल 6 इवेंट हो चुके हैं आपके। टोटल कितने इवेंट हो गए? 6 इवेंट हो गए हैं। और इन 6 इवेंट की इस बार देखो, ये मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ कहाँ पे हुए। मेन आपका ये रहा चेन्नई के अंदर, फिर मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, ऐसे कई है। मेन चेन्नई के अंदर हुआ, छठवां वाला इस बार का एडिशन था ये। और इसमें लिस्ट की बात करते हैं तो ये रही लिस्ट इसकी। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा। हरियाणा के हालांकि देखो मेडल तो ज़्यादा 103 है, लेकिन गोल्ड ज़्यादा किसके? तमिलनाडु के। जिसके गोल्ड ज़्यादा होते हैं उसी की पोजीशन होती है एक्चुअली। तो महाराष्ट्र की 57 है, और तमिलनाडु की 38 है, हरियाणा की 35 है। ओवरऑल भी इनके दे ही रखे हैं आपके ये। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो सर जी, और आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई तो अगली बात पे बात करते हैं हम लोग। तो भारत में SKAO परियोजना के लिए कितने करोड़ स्वीकृत किए गए हैं? ये क्या होता है सर? ये होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोपिक प्रोजेक्ट है ये आपका। और इसके लिए जो है ना कितना एरिया, इसके लिए टोटल फंडिंग की गई है 1250 करोड़ की फंडिंग की गई है। पहले वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही रहेगा आपका, 1250 करोड़ की फंडिंग की गई है इसके अंदर आपका। और ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका जो है ना इसके अंदर ये बिल्ड करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को। इंडिया बिकम इट फुल मेंबर, इसका भारत इसका पूरा मेंबर बनने वाला है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोपिक जो है ना एक प्रोजेक्ट लगने वाला है, जिससे कम्युनिकेशन जो है ना ये बहुत अच्छा और सुचारू रूप हो जाएगा हमारा, कह सकते हैं हम लोग। कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? विच टाइगर रिजर्व बिकम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क जो है ना पहला, वो कौन सा बना है? तो डार्क स्काई पार्क जो है ना ये बना है पेंच टाइगर रिजर्व सेंटर, ठीक है ना। वही रात वाला है, लाइट सेंसिटिव वाला कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थी? प्रभा अत्रे जो है ना कौन से घराने से संबंधित? अभी इनका रिसेंटली जो है ना वो डेथ हुआ है। और ये किस घराने से संबंधित थी आपकी ये? तो इनका अभी रिसेंटली डेथ हुआ है, और क्लासिकल वोकलिस्ट थी एक्चुअली ये प्रभा अत्रे। और ये बेसिकली जो है ना आपके ये किराना घराने से संबंधित थी, ठीक है ना, किराना घराने से, ठीक है ना। तो प्रभा अत्रे रिसेंटली पास्ट अवे, सी वॉज इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट फ्रॉम द किराना घराना। और इनको अवार्ड पद्म श्री मिला था 1990 में, पद्म भूषण मिला हुआ है 2002 में, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है इनको साल 2022 के अंदर मिला हुआ है इनको, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है इनको, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा, ठीक है ना, दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण जो है ना किस राज्य के अंदर किया गया? आप ना अब तक ये पढ़ते आए हैं कि दुनिया में सबसे ऊंची फोटो जो है ना वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की पढ़ते आए हैं 182 मीटर की। लेकिन अब ध्यान रखना कि दुनिया की सबसे ऊंची फोटो हो गई है आंध्र प्रदेश के अंदर, फोटो हो गई है वो अंबेडकर साहब की, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 206 फीट की है। कहाँ पे है सर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। और इसका नाम पता है क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इसका नाम है। इसका नाम अब क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ना इसका नाम है। इस बात को आप याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक मैच करेगा। यह इंपॉर्टेंट भी है आपको याद करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के कितने करोड़ की पहली किस्त जारी की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ की अभी किस्त जारी की है? तो इसकी जारी की है अभी हाल ही में 540 करोड़ रुपए की किस्त जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिलीज 540 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री जनमन स्कीम फॉर पुका होम्स। ये एक्चुअली क्या है? बेसिकली जो गरीब लोग हैं, वो जो जनजाति लोग जो कि झुग्गी झोपड़ी के नीचे रहते हैं, रेलवे पुल मतलब के नीचे रहते दिखते होंगे आप लोग, तो ऐसे गरीब लोगों के लिए जो है ना आपको ये स्कीम है उनके लिए लॉन्च की है। और उनके लिए पहले फेज में 540 करोड़ रुपए जो है ना अभी इनिशिएट किए गए हैं आपके, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को यहाँ से याद करना है। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर जी, इसके बाद में आप लोग अगली बात क्या करेंगे यहाँ पे? बेटे वाइल डियर, इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट, एक सेकंड होल्ड रखना। हाँ जी,
तो ठीक है, ये वाला सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट आपका सवाल क्या, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नाउ व्हाट इज दिस सर, ये क्या है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मतलब है आपका, देखो प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए घोषणा की थी, राम मंदिर का उद्घाटन किया, और राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद में जैसे ही वो वापस आए, तो वापस आने के बाद में जो है ना एक अनाउंसमेंट किया कि हम ना अब एक टारगेट लेके चलते हैं कि भारत में 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे, जिससे गरीब के घर में दिया जल जाए, मतलब गरीब के घर में फ्री में लाइट जल जाए, सिंपल सा मतलब ये है। हालांकि विपक्ष ने इस पे बहुत सारे कटाक्ष कसे थे कि गरीब के घर के पहले छत तो लगाओ फिर दिया जलाना, तुम कहते छत ही नहीं है तो छत के बिना कहाँ सोलर लगाने वाले हो। लेकिन खैर वाद विवाद तो चलते रहते हैं। पर हाँ, जो योजना है वो बता देता हूँ आपको मैं, सोलर रूफ टॉप स्कीम है एक्चुअली ये सूर्योदय योजना। क्या सर इंडिया में आज से पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं आई थी? क्या आई थी, कब आई थी सर? 2014 में जब मोदी सरकार आई थी ना, उसके बाद इसको सोलर रूफटॉप स्कीम करके लेके आए थे, और इसका टारगेट रखा था कि 2022 तक जो है ना हम इसमें 40 गीगावाट अचीव कर लेंगे, 40 गीगावाट। लेकिन इसके बिल्कुल पास पास ही नहीं, फटके हम बहुत दूर रह गए, इस योजना को पूरा नहीं कर पाए। तो सरकार ने क्या किया, इसको पहले ही 2026 तक बढ़ा दिया। इन बिटवीन अब इस योजना को बहुत अच्छे से लोग जानते नहीं थे या इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, तो सरकार ने अभी जो है ना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ला दिया, ताकि 1 करोड़ लोगों के घरों के ऊपर जो है ना सोलर पैनल लगाए जा सके, जिसका बहुत बड़ा अपने आप में जो है ना वो बेनिफिट होगा आपका। अच्छा सर, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो क्या है, ये सनराइज स्कीम है, किसने लॉन्च की है सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। क्या इसका एम है? टू इंस्टॉल सोलर पैनल इन 10 मिलियन हाउस होल्ड। मिनिस्ट्री क्या है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये डिपार्टमेंट है। इसके लिए कितना फंड दिया गया है सर? 1.2 लाख करोड़ का फंड है इसका। तो अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये आपकी है। अच्छा, एक आपको याद है एक स्कीम है हमारी इंडिया के अंदर जिसका नाम है, मतलब स्कीम तो क्या कहूँगा, गठबंधन कहूँगा पूरी दुनिया का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। उसके अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर उनके अध्यक्ष का नाम है, ये भी याद रखना आप लोग, अजय माथुर अध्यक्ष का नाम है। अच्छा सर जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। अनडाउटली सब बच्चों को पता है, अयोध्या के अंदर राम जी आ गए हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन किया किसने सर? ये उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब इस अयोध्या मंदिर से रिलेटेड जो जो बातें हमारे एग्जाम में बहुत ज़रूरी है या आ सकती है, वो कौन कौन सी है? एक तो उद्घाटन किया किसने? मोदी जी ने। कब किया? 22 जनवरी 2024 को। कहाँ पे किया सर? राम जन्मभूमि अयोध्या यूपी में किया। सर कौन सी नदी के किनारे है ये? सरयू नदी के किनारे है। सर फाउंडेशन स्टोन, इसका मतलब इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। सर इसके आर्किटेक्ट कौन है? इसके आर्किटेक्ट है सोमपुरा फैमिली। इसमें आपके जो है ना चंद्रकांत बी सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, ये इसके आर्किटेक्ट है। सर इसका आर्किटेक्ट स्टाइल कौन सा है? नागर शैली के अंदर ये बना है। सर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम क्या है? L&T, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी है। इस भगवान राम लल्ला की जो फोटो है ना इस मंदिर के अंदर, भगवान राम लल्ला की फोटो किसने तैयार की है? अरुण योगी राज ने तैयार की है। आपने भगवान राम जी का फोटो ब्लैक कलर में देखा हुआ, ब्लैक कलर में इसलिए क्योंकि वो एक नागर शैली में बना, एक एक्चुअली ब्लैक स्टोन से बना है। उस स्टोन की खास बात है उसमें जनरली केमिकल रिएक्शन वगैरह आमतौर पर नहीं होता। जैसे कोई भगवान जी का फोटो है, ये तो ऐसा है नहीं कि 1-2 दिन के लिए रखना है, उस पर कोई दूध चढ़ाएगा, घी चढ़ाएगा, कोई तिलक लगाएगा, मतलब उसकी पूजा पाठ वगैरह बहुत तरीके से होती रहेगी। तो अब क्या है कि आस्था एक अलग चीज़ है और केमिकल रिएक्शन एक अलग चीज़ है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ना आपके, इन पॉइंट्स पे खास ध्यान रखना है, ताकि इन फ्यूचर के लिए आगे कभी उस मंदिर पे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, केमिकल रिएक्शन से वो फोटो खराब ना हो जाए, तो करके उसको ऐसे तैयार किया गया है। गवर्निंग बॉडी, मतलब इसकी बॉडी कौन सी? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे इसके थ्रू जो है ना इसको प्रिपेयर किया गया है। अच्छा, इसके बाद में इसकी हाइट कितनी है? सर इस मंदिर की टोटल हाइट कितनी है? इस मंदिर की टोटल हाइट 49 मीटर है, मतलब 161 फीट इसकी टोटल हाइट है आपकी। टोटल कॉम्प्लेक्स एरिया कितना है इसका? 70 एकड़ इसका टोटल एरिया है मैक्स। अच्छा, हाउ मेनी मंडप कंस्ट्रक्टेड? 5 मंडप है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, अयोध्या के अंदर एक भगवान राम से ही रिलेटेड एक एयरपोर्ट और समझ लो, क्योंकि ये सवाल भी पेपरों में आते हैं कि अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है। तो अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है।
और ये एयरपोर्ट अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इसी की वजह से तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आवाजाही जो है ना बहुत ज़्यादा करेंगे, अयोध्या का रूप बदलेगा, इकोसिस्टम इंडिया का है वो ग्रो अप होगा, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कह सकते हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए सर ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे जाते हैं, अगला सवाल हमारे पास में क्या रहेगा। अगला सवाल है कि विच सिटी हैज़ डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। हर साल एक स्वच्छ सर्वेक्षण आता है, 2024 में 23 का निकाला है, तो पूरे साल 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अगर लेके चलते हैं हम लोग, तो पूरे भारत के अंदर सबसे साफ शहर कौन सा है। तो पूरे प्यारे भारत के अंदर सबसे साफ शहरों में 2 शहरों के नाम है जी, एक नाम है इंदौर, एक नाम है सूरत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। बोथ ए एंड बी ये दोनों ही ऑप्शन इसका परफेक्ट रहेगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड है ना इसको कौन जारी करता है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लीनेस्ट सिटी की बात करते हैं तो रैंक 1 जो है ना वो इंदौर का है, एमपी का, और सूरत है जो गुजरात के अंदर है। सूरत वैसे डायमंड हब के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना। और इसका रैंक 3 किसका, नवी मुंबई का है। क्लीनेस्ट सिटी की स्टेट की बात करते हैं, पूरे भारत में सबसे साफ राज्य का जो दर्जा मिला है ना वो किसको मिला है, वो मिला है महाराष्ट्र को। सर सबसे साफ गंगा टाउन, गंगा टाउन का मतलब गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं ना उनको गंगा टाउन कहते हैं, और उनमें सबसे साफ शहर कौन सा है, वो है वाराणसी और प्रयागराज, ये सबसे साफ शहर है उनमें। भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या कितनी है, भारत के अंदर हिम तेंदुओं की जनसंख्या मतलब ये स्नो लेपर्ड जो है ना इंडिया के अंदर, इनकी टोटल संख्या कितनी है। तो आपके सबसे ज़्यादा हिम तेंदु मतलब ओवरऑल अगर बात करते हो आप लोग भारत के अंदर हिम तेंदुए जो है ना वो कितने हैं, तो ओवरऑल संख्या तो इनकी है 718, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इनका डी ठीक रहेगा ओवरऑल। तो स्नो लेपर्ड जो है ना पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया SPAI रिपोर्ट ये है, मतलब हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है SPAI, इसका फुल फॉर्म कहीं आए तो है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। इसको रिलीज किसने किया, भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है। पॉपुलेशन लद्दाख के अंदर सबसे ज़्यादा है, 477 है जो कि सबसे ज़्यादा। आप समझ सकते हो कि लद्दाख के अंदर ही तो होगा ना सबसे ज़्यादा, क्यों होगा सर, क्योंकि लद्दाख के अंदर तो आपका स्नो लेपर्ड है ही आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा सर जी, और उसके बाद में जो है ना अगली बात क्या है आपका कि उत्तराखंड के अंदर 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 है, जम्मू कश्मीर में 9 है। स्नो लेपर्ड है तो बर्फ में ही रह सकते हैं, जाहिर सी बात है, तो बर्फ के अंदर संख्या सबसे ज़्यादा लद्दाख में है आपकी। लद्दाख में थोड़े दिनों से प्रोटेस्ट भी चल रहा है, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख में, प्रोटेस्ट चलने की पीछे की छोटी छोटी 3-4 वजह है, उनको बताता हूँ मैं फटाक से। भारत में लद्दाख यूनियन टेरिटरी है करंट में, पता है ना इस बारे में, हाँ सर इसके बारे में पता है हमारे पास में। ध्यान से सुनो, क्लास को बहुत तसल्ली से सुनो, आपके हर एक चीज़ें डाउट में सब निकल जाएंगी, ठीक है ना। देखो लद्दाख जो है ना ये बना था 31 तारीख को, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना था। इंडिया का आज के टाइम में जो है ना वो लार्जेस्ट यूटी है, 54,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का आप कह सकते हो यूनियन एरिया है इसका, एंड विच इज़ ग्रेटर देन हरियाणा, कह सकते हो आप लोग हरियाणा से बड़ा ही है। क्यों, हरियाणा का एरिया तो 4412 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि हरियाणा का तो 44,212 का ही है, तो हरियाणा से तो ग्रेटर देन हो ही गया ना ये वाला, ठीक है सर हो गया। अब बात ये आती है कि ये चलो हरियाणा से तो बड़ा हो गया मान लिया हम लोगों ने, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में ये आती है कि सर लद्दाख जो है ना हमारा लद्दाख इसमें कितने ज़िले आते हैं। भाई पूरे लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे केवल और केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, पूरे लद्दाख के अंदर जो है ना ओनली 2 ही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा लद्दाख के अंदर कौन सा, लेह, और एक मिलेगा आपको कारगिल। इतना बड़ा है पर उसके अंदर केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह है और एक कारगिल है, केवल 2 ही है। अब सर इतने बड़े में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, ये तो बात ठीक है समझ में आती है हमें, लेकिन एक बात ये बताइएगा कि उनका प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। अभी थोड़े दिनों से खूब प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चलने की वजह ये है उन लोगों की डिमांड है कि हमारा एरिया बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है। इस पूरे लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट केवल एक है, तो वी वॉन्ट मोर देन 1 सीट, मतलब हम एक से ज़्यादा सीट चाहते हैं, एक लेह की और एक एक्चुअली कारगिल की। एटलीस्ट इस पूरे लद्दाख से 2 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाए, सांसद चुन के जाए तो 2 तो जाए।
दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि हमें छठी अनुसूची में शामिल कर दो, सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल कर दो, क्योंकि जब से हमारे पास धारा 370 हटी है, ये अलग से यूटी बना है, तब से हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारी कल्चर संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। हमें एक अलग राज्य का दर्जा दो, स्टेटहुड का दर्जा दो, और के अलावा भी छठी अनुसूची में भी शामिल करो। सिक्स्थ शेड्यूल में आपको पता है ना 4 राज्य शामिल है, MMTA। MMTA में क्या है? त्रिपुरा शामिल है, असम शामिल है, मेघालय शामिल है, मिजोरम शामिल है। ये 4 राज्य शामिल है। ये खास प्रकार की जो सूची में शामिल कर दो ताकि हम भी अपनी जनजाति की रक्षा सुरक्षा कर सके। के अलावा आपको पता है यहाँ पे लद्दाख में ना 2 प्रकार की ज़्यादातर लोग हैं। एक तो है बुद्धिस्ट जो कि लेह में पाए जाते हैं, एक कारगिल में मुस्लिम है, उनको कारबिल मुस्लिम कहा करते हैं, वो मतलब ज़्यादातर तो ये 2 ही पाए जाते हैं। तो इस करके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब अभी तो इनका खूब मुखर प्रोटेस्ट चल ही रहा था थोड़े दिन पहले। खैर, स्नो लेपर्ड की संख्या मैंने आपको बता दी कितनी है और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन क्या है, सब बता दिया। अगेन एक बहुत अच्छा सवाल आपके आगे है कि किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार जीता है? विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू अवार्ड रिपब्लिक डे परेड 2024? 2024 की रिपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सुंदर अवार्ड टैब्ल्यू का, आपको पता है हर साल टैब्ल्यू निकाला जाता है, झांकी निकाली जाती है, उस झांकी में सबसे अच्छी झांकी जो निकली है ना इस बार की, वो उड़ीसा की निकली है। उत्तराखंड का फोटो लग गया पर ये उड़ीसा की निकली है ये, ठीक है ना। तो बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2024 में ओडिशा है। थीम इसका था वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है भैया रोजगार वगैरह। फॉलोड बाय गुजरात एंड तमिलनाडु अदर विनर्स, उसके बाद में गुजरात और तमिलनाडु थे। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट जो था ना वो आर्मी का सिख रेजिमेंट का था। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर था। अमंग CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट था, ठीक है ना। इसमें इसको बेस्ट अवार्ड मिला था इस बार के लिए, दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग था इस बार का। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो भारत के अंदर 4 जो आपके क्या कहते हैं वो जिनके 6 शेड्यूल मिले हुए हैं वो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम है आपके यहाँ पे, ठीक है। चलिए खैर और आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारे पास में वो क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको कहते हैं करप्शन प्रिस्पेशंस इंडेक्स, CPI के नाम से जाना करते हैं हम लोग। अब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर जो है ना भारत का रैंक क्या है? देखो करप्शन का लेवल अगर आप देखने की कोशिश करो तो वो तो भारत के अंदर काफ़ी सीमा चरम दिखाई दे रही है। 93 है कह सकते हो आप लोग करप्शन का रैंक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रैंक। पब्लिश्ड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, जिसका जर्मनी के अंदर है। जहाँ पे भ्रष्टाचार ना के बराबर है वो है डेनमार्क है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है। अगेन ठीक है, ये देश हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। फिनलैंड तो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था? जीतना ही था और बहुत अच्छी मूवी भी है। मैं भी रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि आप इस मूवी को यकीनन सभी के सभी बच्चे जरूर देखें। दैट इज 12th फेल मूवी, ठीक है ना। 12वीं फेल मूवी है, इसने बेस्ट अवार्ड जीता है। विनर 12वीं फेल थी ये, और बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा इस 12th फेल के लिए ही। बेस्ट एक्टर मेल में रणबीर कपूर को एनिमल के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। चलो ये मूवी देख लेते हैं, ये भी मूवी देख लेना भाई, ठीक है ना। सारी मूवी चलो देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है? कौन सा देश 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी करने वाला है? शीतकालीन खेल यानी कि जो विंटर एशियाई गेम है ना, ये इस बार कहाँ पे होने वाले हैं आपके? तो विंटर एशियाई गेमों की इस बार की मेजबानी करने वाला है भैया चाइना। चाइना ही करेगा, ठीक है ना। समर की करी थी तो विंटर की भी करने वाले हैं ये। मास्कोट क्या है इनका? इनके मास्कोट भी ऐसे निन्नी, निन्नी इनका मास्कोट है, ठीक है। निन्नी छोटा सा निन्नी है, एक साइबेरियन टाइगर क्यूब्स है आपका ये, बिन बिन और निन्नी। ड्रीम इनका है, सॉरी स्लोगन इनका है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। हा मास्कोट स्लोगन सारा अनाउंस हो चुका है इसका, अपकमिंग स्पोर्ट्स में आता है ये आपका चाइना। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं, आप सबको पता है। हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कब करते हैं? ये हर साल हम मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा देखो, नेशनल यूथ डे तो 12 जनवरी को है। इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? ये 12 अगस्त को होता है। इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को होता है आपका। तो दोनों में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना पेपर जब पूछे आपसे। तो सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। थीम इसका क्या था? विकसित भारत @ 24, युवा के लिए युवा के द्वारा।
युवा के लिए, युवा के द्वारा। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक के अंदर हुआ, आपका महाराष्ट्र में हुआ, और इसका मतलब सम्मेलन हुआ। स्वामी विवेकानंद जी है ना, इंडियन फिलोसफर थे ये, एंड ही इंट्रोड्यूस हिंदुज्म एट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस इन शिकागो इन 1893 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हिंदुज्म को। तो 12 जनवरी को हर साल हम लोग यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया करते हैं। इसके बाद में कि किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना स्टार्ट की है भैया। देखो ऐसा है, रामलला दर्शन योजना, अब अपने आप में आप समझ सकते हो कि हर राज्य इसके ऊपर काम करेगा ही करेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो रामलला दर्शन योजना है ना, ये अभी स्टार्ट की है किसने, छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की है। तो रामलला दर्शन स्कीम है लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ सीएम, जिनका नाम है विष्णु देव साई, ये अभी नए सीएम ही बने हैं। विल ऑफर फ्री अयोध्या की तीर्थ यात्रा मतलब फ्री में होने वाली है फॉर 20,000 हर साल 20,000 जो दर्शनार्थी है, जो कह सकते हो धर्मार्थी है, जो भगवान रामलला के दर्शन करना जा रहे हैं, उन 20,000 लोगों को जो है हर साल भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भेजने वाली है, उत्तर प्रदेश के अंदर भेजने वाली है, ठीक है ना। तो यही काम करेगी और फ्री अयोध्या यात्रा करवाने वाली है ये छत्तीसगढ़ सरकार। तो यही है रामलला दर्शन योजना, इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है अभी के लिए, तो आप इसको अभी के लिए याद भी कर सकते हो। अगला सवाल हमारे पास में कौन सा है, किस शहर ने विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी की। विंग्स इंडिया कार्यक्रम जो है ना, ये अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ, तो विंग्स इंडिया कार्यक्रम अभी हाल ही में हुआ है हैदराबाद के अंदर, ठीक है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा आपका, हैदराबाद के अंदर हुआ। हैदराबाद के अंदर जो है ना आपका एयरपोर्ट पे हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है ना, हैदराबाद मतलब तेलंगाना की राजधानी है, किसने ऑर्गेनाइज किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। थीम क्या था इसका, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल। और विंग्स इंडिया 24 क्या है, एशियाज लार्जेस्ट इवेंट इन सिविल एविएशन। आपको मैं बताता हूँ, अमृतकाल हमारा टारगेट है, अभी अमृतकाल ही चल रहा है। 2022 से 2047 के बीच के 25 सालों को हम लोग जो ना अमृतकाल बोल रहे हैं, क्योंकि 2047 में हमें आज़ाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, इसलिए हम उसको अमृतकाल से रिलेट कर रहे हैं, फिलहाल की रिलेट कर रहे हैं हम लोग। सी ड्रैगन अभ्यास 2024, सी ड्रैगन अभ्यास जो है ना, ये आपका कहाँ पे हुआ, तो सी ड्रैगन नाम का अभ्यास जो है ना, ये अभी रिसेंटली हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024 ये मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है। ये एक्चुअली अमेरिका यूएस का एक आइसलैंड है गुआम, इसके अंदर हुआ है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। इसमें इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से P-8I एयरक्राफ्ट है, इसने इसमें इस बार हिस्सा लिया था आपका, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद में अगला आता है कि एक विच कंट्रीज चांगी एयरपोर्ट वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2023। ये वैसे लगभग नंबर 1 पे ही रह रहा है, और ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में दर्जा मिल रहा है इसको, बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2024, टाइटल गिवन बाय स्काई ट्रैक्स। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है, और इसके अलावा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का है, 2 नंबर पे आता है ये वाला। रिसेंटली उस्ताद राशिद खान पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच घराना। उस्ताद राशिद खान ये कौन से घराने से संबंधित थे, ये रामपुर घराने से थे, रामपुर घराने से संबंधित थे, और इनको पद्म भूषण मिला था साल 2022 में, पद्म श्री भी इनको 2006 के अंदर मिल चुका है। ये क्लासिकल म्यूजिशियन थे ये वाले, ठीक है ना। तो अब इस दुनिया के अंदर ये नहीं रहे, ठीक है। यहाँ तक हम कर लेते हैं, इसके बाद में अगला सेक्शन हम एक और लेके आएंगे, उसके अंदर और पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है ना। और आप स्टार IQ चैनल पे आ सकते हैं,